पत्रकार अगर सरकार विरोधी नहीं है तो वो दलाल है, तो सरकार विरोधी है वही पत्रकार है, बाकी सब दलाल है। अरे फंडिंग हो रही है तो आपकी एजेंसी क्या कर रही है? कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत फुल फ्रीडम से आज ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ चुका है। अगर दिल्ली दंगे में मैं रिपोर्टिंग करने बाहर निकलता तो मेरी हत्या हो जाती है। और ये जो सरकार है इसको सच सुनना पसंद नहीं है, तो ये सभी लोगों को तकलीफ दे रही है। हम सब बचेंगे तभी तो भारत बचेगा। नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार प्रशांत कनौजिया जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे सवाल हमारा सीधा ये है कि आपने सच बोला, सच दिखाया, उसके लिए आपको जेल में ही जाना पड़ा, प्रताड़ित भी किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच दिखाना जो है गुनाह है? देखिए, सच दिखाना हर उस फांसीवादी सरकार में गुनाह रहा है, और ये आज की बात नहीं है। आप इतिहास की तारीख देख लीजिए, उन सबको सज़ाएं मिली हैं जिसने सच बोला है। और ये जो सरकार है इसको सच सुनना पसंद नहीं है, तो ये सभी लोगों को तकलीफ़ दे रही है। गौरी लंकेश सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दाभोलकर हैं, पानसारे हैं, इनकी हत्या हो गई। मैं आपके सामने ज़िंदा तो खड़ा हूँ। तो मेरे साथ जो किया ये किया, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर जिस प्रकार सच बोलने वाले एक्टिविस्टों या फिर पत्रकार हों, उन पर जिस तरीके का दमन हो रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। और ये भारत की आत्मा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी के राज में भारत फुल फ्रीडम से आज ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ चुका है, तो ये उसी का नतीजा है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत को बचाने की बात है। हम सब बचेंगे तभी तो भारत बचेगा, यही है। मैं भारत हूँ और हम में भारत बसता है। आपके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि आप जो है सरकार विरोधी हैं, हमेशा जो है सरकार को घेरते रहते हैं। क्या ये माना जाए कि आप सरकार के पीछे पड़े हैं या सरकार आपके पीछे पड़ी है? देखिए, ये तो गर्व की बात है अगर सरकार कहती है मैं सरकार विरोधी हूँ। पत्रकार अगर सरकार विरोधी नहीं है तो वो दलाल है, ये सीधा क्लियर बात है। हमारा काम है सत्ता से सवाल पूछना, हम उसकी जू हजूरी करने बैठे हैं थोड़ी ना है, ठीक है। हमें कोई विज्ञापन थोड़ी ना लेना है सरकार से। तो एक पत्रकार का काम ही होता है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता की आंखों में आंखें डालकर ये पूछने के लिए कि बताओ तुम्हारी नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ, बताओ जो तुमने ये अंबानी अडानी के कहने पर जो ये 3 कृषि कानून बनाए हैं इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। ये सवाल पूछो तो आपको देशद्रोही कहेंगे, सवाल पूछो तो आपको पाकिस्तानी कहेंगे, आपको कहेंगे चीन से फंडिंग हो रही है। अरे फंडिंग हो रही है तो आपकी एजेंसी क्या कर रही है? आपकी पता लगाए ना आपकी एजेंसी हमारी कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो ये सरकार जो है इसको पता नहीं है दरअसल कि पत्रकारिता क्या है। ये दरअसल अंग्रेज़ों के दलाल हुआ करते थे, तो इनकी जो मूल भावनाएं है वो दलाली है। तो इनको पता नहीं है कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम तो इसको सीने पर तमगा लगा के चलते हैं कि हमें सरकार विरोधी कहा जाता है। जो सरकार विरोधी है वही पत्रकार है, बाकी सब दलाल हैं। आपको नहीं लगता कि आज जो ये चल रहा है युग, इसमें जो है पत्रकारिता बिल्कुल एकदम वेंटिलेटर पर पहुँच गई है? वेंटिलेटर पर क्या कहूँ मैं, ऑलमोस्ट ब्रेन डेड हो चुकी है। मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर पर जो अखबार और टेलीविज़न की बात है वहाँ पत्रकारिता बची नहीं है। दरअसल वो एक कॉरपोरेट सेटअप है जहाँ कंपनियाँ एडवर्टीज़मेंट छपवाती हैं और उस विज्ञापन के बीच में कहीं ना कहीं खबर आपको मिलती है। मुझे लगता है कि आज के समय में जो पत्रकारिता हो रही है वो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जो यूट्यूब पर बेचारे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जनता की आवाज़ पहुँचाते हैं। उनमें कोई लोभ नहीं है, कोई माया नहीं है, किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो ग्रास रूट की जनता कहना चाहती है। मुझे लगता है कि भारत की जो मीडिया है वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब पूरा जो भार है भारत के लोकतंत्र का वो है ऑनलाइन और डिजिटल वालों पर, जो बिना किसी विज्ञापन के जनता की आवाज़ पहुंचाते हैं। लेकिन ऑनलाइन और डिजिटल वालों पर भी सरकार शिकंजा कसने की जुगत में लगी हुई है और तैयारी भी कर चुकी है पूरी तरह से। इसलिए किस रही है, इसीलिए मैंने क्या कहा, उन्हीं के ऊपर भार है। जब ये लोगों ने भार ले लिया अपने कंधे पर तो सरकार क्या कह रही है, इनके खिलाफ कानून बनाओ, इनसे अनुमति लीजिए। अरे ये कौन होते हैं अनुमति देने वाले? मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि ऑनलाइन मीडिया सच में एक बेहतर काम कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार ये कानून बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन मीडिया जिस प्रकार आज आप देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हों, चाहे वो अमित शाह के बेटे की स्टोरी हो वो ऑनलाइन मीडिया से बाहर आई, चाहे वो डोभाल के बेटे के पाकिस्तान पार्टनर होने की बात हो वो ऑनलाइन मीडिया में रिलीज़ हुई, राफेल डील तक ऑनलाइन मीडिया में रिलीज़ हुई। आप बताइए किस टेलीविज़न ने, किस जी न्यूज़ ने, किस नेटवर्क 18 ने प्राइम टाइम करके इनके करप्शन को बताने की कोशिश की। तो ये डर स्वाभाविक है, इसीलिए कानून बनाए जा रहे हैं ऑनलाइन मीडिया के खिलाफ।
अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है वो किसान आंदोलन से लेके है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों किसान आंदोलन को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहें बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, चाहे रियाना हो, ग्रेटा थनबर्ग हो, इन लोगों का सपोर्ट मिला। उसके बाद भारत में देखा गया एक वर्ग जो है, बड़ा वर्ग, जो चाहे उसमें क्रिकेटर शामिल हों या बॉलीवुड हस्तियां हों, इन लोग का, ये लोग एक धाड़े में बटे दिखे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ का जो बॉलीवुड अभी जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सरकार के सामने सरेंडर है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में शायद 1-2 हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने सदन के अंदर ये बात को स्वीकार किया कि हाँ, मैंने अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर और इन लोग से ट्वीट करवाया है। और जो रेहाना ने बोला है, जो वो देख रहे हैं ना, फार्मिंग कम्युनिटी कोई इंडिजिनस कम्युनिटी नहीं है इंडिया की, ग्लोबल कम्युनिटी है। पूरी दुनिया में फार्मर्स हैं और वो लोग जानते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स के इश्यूज़ हैं। और जिस तरीके का फिलंथ्रॉफी जो और विदेश के जो कलाकार करते हैं, आप देखिए ना, वो कितना कमाते हैं और कितना डोनेट करते हैं। वो चाइल्ड अडॉप्शन करते हैं, वो अफ्रीका में कितना पैसा लगाते हैं। इनसे पूछिए अक्षय कुमार कहाँ पैसा लगाते हैं। भारत की नागरिकता छोड़ के कैनेडियन ले लेते हैं। सचिन तेंदुलकर से पूछे कितना पैसा देते हैं वो। अमिताभ बच्चन से पूछे कितना पैसा देते हैं। तो ये लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट नहीं है, ये दरअसल अब सरकार की अनुकंपा पर पलने वाले कुछ लोग हैं। आर्टिस्ट का मतलब ही होता है कि वो अपने आर्ट के माध्यम से सत्ता की, यानी किसी की पावरफुल के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। किसान आंदोलन आज से नहीं होते आ रहे हैं देश में। आज़ादी के बाद से कई बार किसान आंदोलन हुए और किसानों की समस्या कभी भी सुनी नहीं गई। और आज जब 3 कानून बनाए गए, कृषि विरोधी कानून है ये, और जनता जब उनके लिए बैठी तो आप उनको क्या कह रहे हो? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अच्छा, मतलब ये डिसाइड करेंगे कौन खालिस्तानी है कौन पाकिस्तानी है। जबकि मोदी जी को पूछे कि वो बिल उन्होंने बनाया कि वो अंबानी अडानी के ऑफिस से टाइप होकर आया है। तो ये पूरा देश को गुमराह करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि किसान जो हमारे देश में आंदोलन चल रहा है, ये मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि जिस रेजिस्टेंस से यहाँ सिख कम्युनिटी खास तौर पर इसके अंदर जो भूमिका निभा रही है, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है। और ये जब तक आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाएगा। वरना ये जो निरंकुश सरकार है ना, ये समझेगी कि ये अपने ढीठपने से, अपने अल्लड़पने से सबको हरा देगी। एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आती है कि ये आंदोलन जो चल रहा है, वो उसमें देखा गया कि ये मुकदमों और गिरफ्तारियों से जूझ रहा है। उसके बाद जो है, आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन या बातचीत से ख़त्म होगा या इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके ख़त्म करा दिया जाएगा? देखिए, सरकार तो ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहती है। दिल्ली 26 जनवरी का जो हिंसा सरकार ने करवाया, फिर आरएसएस और बीजेपी के लोग जाकर वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। ये कौन काम कर रहा है? सरकारी तो कर रही है मैन हैंडल करने का काम। आप बताइए कि वहाँ जितने भी आंदोलनकारी बैठे हैं, उन्होंने लाठी चलाई किसी पर पत्थर फेंके? वो खाना खिला रहे लंगर। चाहे आप किसान आंदोलन में शामिल हों चाहे ना हो, आप जाएंगे फिर भी आपको वहाँ मुफ्त में रोटी खिलाते हैं। वो बस सिर आँखों पे बिठा के रोटी खिलाते हैं। तो ये आंदोलन में मुकदमा लादना या जेल भेजना, ये तो बहुत पहले से होता है। और भगत सिंह की कौम है, मुझे लगता है कि भगत सिंह जब नहीं डरे तो ये भी कौम नहीं डरेगी। तो ये सरकार भूल जाए। हम सावरकर थोड़ी ना है जो माफ़ीनामा लिख कर बाहर आ जाएंगे जेल से। भगत सिंह की कौम है, फांसी पर चढ़ना भी पड़ा तो फांसी पे भी चढ़ेंगे। हम आपको देखते हैं ट्विटर पे और फेसबुक, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म हैं, आप उस पर दलितों, मुसलमानों या जो भी प्रताड़ित है उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और उसके एवज़ में आपको गालियाँ भी पड़ती हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, आपको नहीं लगता कि जो मतलब ये सरकार जो है दलितों की है या मुसलमानों की है? ये सरकार ना दलितों की है, ना मुसलमानों की है, ना पिछड़ों की है, ना किसी की है। ये सरकार दरअसल कुछ कॉरपोरेट और कुछ सवर्णवादी मनुवादी मानसिकता के लोगों की सरकार है, जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है समाज के अंदर, ताकि इनका रिसोर्सेज पे कब्जा मौजूद रहे। और प्रशांत कनौजिया दलितों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेंगे, मोहन भागवत करेंगे। आपने मोहन भागवत के मुंह से कभी सुना है दलितों के मुद्दे पर बात करते हुए? तो ये लोग बात नहीं करेंगे, तो हम अपने मुद्दों की बात खुद करेंगे। हमें नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत जाकर हमारे कि ये लोग क्या बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, ठीक है, रामायण की बात करते हैं, करिए ना, आपका धर्म है, मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारे समाज जो है वो 5000 साल से अंधकार में जी रहा है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब हम अपनी लीडरशिप, अपने मुद्दों पर खुद बात करेंगे। हमें नहीं चाहिए कोई जैन साहब, कोई गोयल साहब या कोई मोदी जी आकर हमारे दलितों को। मोदी जी की मानसिकता क्या है? गटर में उतरने वाले को वो कहते हैं कि इसमें एक तरीके का स्पिरिचुअल फीलिंग आती है गटर में तो उतरिए ना गटर में। नरेंद्र मोदी साफ़ करिए। मैं खोलता हूँ दिल्ली के छतरपुर में बहुत सारे गटर जाम पड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी आके साफ़ क्यों नहीं करते उसको? उठिए ना, चखिए हमारी ज़िंदगी।
वहाँ कुर्सी 16 डिग्री की एसी में बैठकर बात करना बड़ा आसान होता है। कभी आके जिए, उनकी ज़िंदगी जिए, किस तरीके से वो दलित बस्तियों में रहते हैं, किस तरीके का हाइजीन मेंटेन है। तो ये गद्दार लोग हैं, ये अंग्रेज़ों के दलाल हैं और इनसे ज़्यादा में इनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। देश के अंदर इस समय आतंक का माहौल है और आतंक का माहौल बनाने के लिए ये 2 आदमी जिम्मेदार है, रंगा बिल्ला। आप लोग याद रखिए, जब तक ये दोनों सत्ता में मौजूद रहेंगे भारत की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार आपको वहाँ पे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए? बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली दंगे में मैं रिपोर्टिंग करने बाहर निकलता तो मेरी हत्या हो जाती। और ये बहुत आम बात है कि आज मेरे लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करना बहुत जानलेवा है। मैं बहुत ही ज़्यादा गांव या बहुत ही रूरल में जाकर रिपोर्टिंग अकेले नहीं कर सकता। मैं अब कहीं भी जाता हूं तो 2-4 लोगों को लेकर जाता हूं। सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आसानी से भी कहीं चले जाओ। तो अब एक मॉब कल्चर है भारत में कि भाई नाम देखा आपका और आपको कुचल दिया और क्या होगा? सेलिब्रेट किया जाएगा आपकी मौत को। मुसलमान हैं, जैसे अभी वो लड़का मारा गया है बेचारा, मंदिर में से पानी पिया, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए क्या करने गया था। 13 साल का बच्चा वाला लड़की छेड़ने गया था, वो लड़की छेड़ने गया था, पानी पीने गया था वो। तो ये जो मानसिकता है ना, ये बदलनी बहुत ज़रूरी है। और मेरी छोड़िए, आज रिपोर्टिंग करना ही बहुत घातक हो चुका है। आज आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आप दरअसल अभिनेता हैं। एडिटर साहब ने आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी है, जाइए और सवाल पूछिए। उसके अलावा आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगर सरकार से आपको पैसे मिला, आप जी न्यूज़ का देखिए ना, रिपोर्टर लोग क्या काम करते हैं। मुझे तो तरस आता है उन रिपोर्टरों पे। बेचारे अपने, इनका एडिटर पैसे खाता है, इनका एडिटर करोड़ों रुपए कमाता है, UI प्लस सुरक्षा लेकर घूमता है, मार इनके रिपोर्टर खाते हैं, गाली इनके रिपोर्टर खाते हैं। रिपोर्टर क्यों नौकरी कर रहा है? अपनी EMI भरने के लिए, अपने स्कूल की बच्चों की फीस भरने के लिए। लेकिन सारी सुविधा भोगने वाला ये एडिटर लोग अपने रिपोर्टरों को पिटवाई करा रहे हैं, उनको गाली खिलवा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। ये पूरी पत्रकारिता कौम आज चरमरा गई है और मुझे नहीं लगता भारत में अब पत्रकारिता के लिए कोई स्कोप बचेगा। तो ये थे हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया।